बच्चों, जब हम गद्यांशों का अर्थ पढ़ते हैं तब हमें काव्य सौंदर्य में लिखना होता है कि इसमें शब्द शक्ति है, अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है। तो विद्यार्थी लिख तो लेते हैं कि इसमें शब्द शक्ति है, परंतु उन्हें इन शब्द शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज हम इन शब्द शक्तियों को समझेंगे कि क्या होती हैं। बच्चों, ये शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, पर इससे पहले हम शब्द शक्ति का अर्थ जान लेते हैं कि शब्द शक्ति क्या होती हैं। शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसका अर्थ है कि जो हम शब्द बोलते हैं उन शब्दों के क्या भाव होते हैं, अंदर से क्या अर्थ होते हैं, उसी को व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ये शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो हम इन शब्द शक्तियों को अलग अलग करके समझेंगे। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। भाषा के जिस शक्ति से सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस शक्ति से, जिस भाषा की शक्ति से हमें अर्थ पता चल जाता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है और हमें उसका बिल्कुल अर्थ समझ में आ जाता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो उसमें अभिधा शक्ति होती है। जैसे मोर, बंदर, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि। जब इन शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि मोर का अर्थ क्या है, बंदर का अर्थ क्या है, घोड़े का अर्थ क्या है, हाथी का अर्थ क्या है, ऊंट का अर्थ क्या है। इन शब्दों को जैसे बोला जा रहा है वैसे ही अर्थ भी समझा जा रहा है। मोर का अर्थ मोर है, बंदर का अर्थ बंदर है, बंदर ही समझा जा रहा है। अर्थात जो बोला जाए वही समझा जाए, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरी है लक्षणा। जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता, कोई शब्द बोला जा रहा है, कोई वाक्य बोला जा रहा है, लेकिन उस शब्द के लक्षण के आधार पर उसका अर्थ निकाला जा रहा है। सीधे सीधे जो वाक्य बोला जा रहा है उसका अर्थ ना लेकर के उसके अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है वही उसकी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे किसी मोटे व्यक्ति को हाथी तथा लंबे व्यक्ति को ऊंट और मूर्ख व्यक्ति को गधा कहा जाता है। किसी को हाथी, ऊंट और गधा कहने का अर्थ उस व्यक्ति को वह प्राणी नहीं कहा जाता, कि बल्कि उस प्राणी अर्थात उस पशु में जो लक्षण होते हैं, अगर वही लक्षण उस मनुष्य में मिलते हैं तो उस व्यक्ति को उसी लक्षणों वाले पशु के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मोटे को हाथी, लंबे को ऊंट तथा मूर्ख को गधा कह दिया जाता है। लक्षण के आधार पर अर्थ निकालना ही शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। जब अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थ समझ में नहीं आए तो जिस शब्द शक्ति के बल पर अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अधिकांश मनुष्य व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कोई दफ्तर का बाबू घड़ी देखकर कहे कि 5 बज गए तो उसका यह अर्थ ये नहीं कि दफ्तर बंद करने का समय हो गया, अब घर चलो। ऐसे ही कई और वाक्य हैं, जैसे शाम हो गई। इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे दीपक जलाइए, खेलने जाना है, भोजन पकाना है। इसका भाव है कि जब अभिधा और लक्षण ये दोनों शब्द शक्तियों से अर्थ नहीं निकलता है तो तीसरी शब्द शक्ति आती है व्यंजना। व्यंजना, उसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं और अधिकांशतः मनुष्य व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा कि यदि कोई दफ्तर का बाबू घड़ी देखकर ये कहता है कि 5 बज गए तो उसका अर्थ है वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि 5 बज गए,
वो ये बताना चाह रहा है कि अब दफ्तर बंद करने का समय आ गया है, अब घर को चलना चाहिए। ऐसे ही बहुत से वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसका व्यंजना शब्द शक्ति में बोले जाते हैं। जैसे शाम हो गई, अगर किसी की माता कहे कि शाम हो गई तो इसका अर्थ नहीं है कि उसकी माता ये बता रही है कि सिर्फ शाम हो गई। ये तो उस बच्चे को भी पता है कि शाम हो गई। उसकी माता का अर्थ होता है कि शाम हो गई, कि दीपक जलाइए, या कोई अन्य कार्य जो उनके यहाँ शाम में होता है उसका भाव होता है कि अब शाम हो गई, ये अब वो काम कर लीजिए। दूसरा अर्थ जैसे खेलने जाना है, अगर कोई किसी के यहाँ शाम होते ही खेलने जाते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि शाम हो गई, अब खेलने जाओ। और अधिकांश जैसे भोजन पकता है तो वो ये भी कह सकते हैं कि अब शाम हो गई, भोजन पकाना है। तो जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थ समझ में नहीं आए, तो जब तीसरी शब्द शक्ति जो आती है वो व्यंजना होती है। हम नीचे इसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं और उससे हमें अलग अलग समझ में आ जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है और व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। अभिधा शब्द शक्ति वह होती है जहाँ पर कोई वाक्य बोला जाता है और वो वाक्य सीधे सीधे हमारी समझ में आ जाता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, उसमें एकदम से वो वाक्य समझ में आता है। जैसे एक गिलास पानी दो, किसी ने बोला कि एक गिलास पानी दो, इसमें साफ समझ में आ रहा है कि कहने वाला क्या कह रहा है, एक गिलास पानी देना है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। जहाँ पर कोई वाक्य बोला जाता है वो सीधी तरह से समझ में आ जाता है, तो वहीं पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे हम किसी प्राणी का नाम लेंगे, ऊँट है, हाथी है, बंदर है, मोर है, कुछ भी है, जब इन वाक्यों को बोला जाता है तो हमें सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि ये किसी जानवर का या पशु का नाम लिया जा रहा है। तो जहाँ पर सीधे सीधे कोई बात समझ में आ जाती है तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे एक गिलास पानी दो, सीधा सा समझ में आ गया कि कोई एक गिलास पानी मांग रहा है। दूसरी आती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षण जहाँ पर किसी के लक्षण से आते हैं, लक्षण आते हैं, इसीलिए उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का नाम दिया गया है। जैसे कोई मूर्ख है तो उसको गधा कह दिया जाता है, कोई मोटा है उसको हाथी कह दिया जाता है, कोई लंबा है उसको ऊँट कह दिया जाता है। यानी जब कहा जाता है किसी को मोटा कहा जा रहा है तो उसको ये बताया जाता है कि ये नहीं कि इसको हाथी कहा जा रहा है, बल्कि उसको ये बताया जाता है कि ये जो मोटा व्यक्ति है ये हाथी की तरह है। अगर किसी को हाथी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको मोटा बताया जा रहा है। किसी को अगर ऊँट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऊँट जैसे प्राणी कहा जा रहा है, बल्कि उसका मतलब है कि इसको लंबा कहा जा रहा है। तो जहाँ पर किसी के लक्षण व्यक्त किए जाएं वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे वाक्य बहू हमारी गाय है, इस वाक्य में ये नहीं समझा जाएगा कि जो उसके घर में दुल्हन आई है या बहू आई है वो कोई गाय आई है। गाय का जो लक्षण होता है, उसका जो गुण होता है वो होता है सादगी, सीधापन। तो अगर किसी को उसे जो है अपनी बहू को सीधा बताना है तो उसने कहा कि बहू हमारी गाय है। तो यहाँ पर गाय का जो सीधापन है, जो उसका गुण है, जो लक्षण है, वो बहू पर उतारा गया है। तो यहाँ पर उसने कहा बहू हमारी गाय है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, यानी जहाँ पर किसी के लक्षण बताए जाते हैं और लक्षण बता करके कोई वाक्य बोला जाता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है कि बहू हमारी गाय है। बहू गाय नहीं है बल्कि गाय वाले गुण वाली है, यानी सीधी है, सरल है। यही लक्षणा शब्द शक्ति होती है कि उसके लक्षणों को दिखाया जाता है। तीसरी आती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा इन दोनों से अलग होती है। ना अभिधा होती है ना लक्षणा होती है, बल्कि कोई तीसरी ही शब्द शक्ति होती है। जब कोई वाक्य बोला जा रहा होता है तो ना वो सीधे सीधे समझ में आता है, ना किसी का उसमें लक्षण दिया जाता है, बल्कि उसका भाव समझा जाता है कि इस वाक्य का भाव क्या है। जैसे अक्सर होता है कि क्लास में जब गुरुजी घंटा पढ़ा रहे होते हैं तो जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है तो वो एकदम से कहते हैं, जब कहीं अगर घंटी बज गई तो वो एकदम से कहेंगे
गुरुजी घंटा बज गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बच्चा अपने गुरुजी को ये बता रहा है कि सर घंटी बज गई। उसका भाव ये होता है कि आपका घंटा ख़त्म हो गया है, आप क्लास से चले जाइए। यही होता है व्यंजना शब्द शक्ति। यानी जब कहा कुछ जा रहा होता है और उसको समझाया कुछ जा रहा होता है। जैसे ऊपर बताया कि शाम हो गई, शाम का अर्थ है कि अब दीपक जलाना है या खेलने जाना है, या शाम के समय जो भी कार्य होता है वो भोजन पकाना है। यही हमारी शब्द शक्ति है। बच्चों, आज हमने शब्द शक्तियों को जान भी लिया और समझ भी लिया। अब मुझे आशा है कि जब आप कोई भी पद में शब्द शक्ति लिखोगे तो आपको पता जरूर चला जाएगा कि ये क्या होती हैं, और किसी वाक्य में शब्द शक्ति को पहचान भी लोगे कि अगर मैं शब्द शक्ति का नाम, अगर जब आप शब्द शक्ति का नाम लिखोगे कि ये लक्षणा है, अभिधा है या व्यंजना है, तो आप सबको उस शब्द शक्ति का मतलब ज़रूर पता होगा। आशा है ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपको शब्द शक्तियों के तीनों ही रूप अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को पूरी तरफ से ये जो है समझ में आई होगी। धन्यवाद।